स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 19 दो कविताएं। और इसमें पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सन्नाटा, और जिसका पहला पद है चुप सी लगी है सब कुछ जमा हुआ सा लगता है, मन के अंदर उग आए परदेश में, कहीं कोई झिझकते हुए भी सांकल नहीं खटखटाता। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित कवित्री उषा राजे सक्सेना विरचित मतलब इनके द्वारा लिखी गई है कविता सन्नाटा से ली गई है। प्रसंग लिखेंगे इस तरह से। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने परदेश में होने के अनुभव का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि, और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे इसके आगे कि परदेश में कवित्री है, परदेश यानी विदेश में, अपने घर से बाहर है और वहाँ पर इनका अपना कोई भी नहीं है साथ में, और वो अकेली है। तो अकेलेपन में इनको बहुत अपनी घर की याद आ रही है, अपने वतन की, अपने देश की याद आ रही है, और वहाँ पर अकेलापन महसूस करते हुए इन्होंने इस तरह से कविता लिख दी है, जिसकी व्याख्या इस तरह से है कि परदेश की ज़िंदगी जो है बहुत चुप चुप सी लगती है, सब कुछ शांत और ठहरा हुआ सा अनुभव होता है। मन के अंदर कोई भाव अगर नए होकर आते हैं तो वे झिझकते हुए आते हैं। इसका मतलब ये है कि मन के अंदर भी किसी तरह के भाव नहीं आ रहे हैं, सभी तरफ सन्नाटा लगता है, शांत लगता है, कोई अपना जान पहचान वाला नहीं है कि जिससे वो बात कर सके और जिससे वो अपने अनुभवों को शेयर कर सके। तो इस तरह से अगर मन के अंदर किसी तरह के भाव अगर आते भी हैं तो वो ठहर कर झिझकते हुए इसलिए आते हैं। उनको इस तरह से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी भाव आ रहे हैं वो भी रुक रुक करके आ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ एक सन्नाटा सा नज़र आता है और चारों ओर एकदम सूनापन है। कहीं किसी के दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ भी नहीं होती है, क्योंकि प्रदेश में सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। चूँकि कवित्री जो है इनकी जान पहचान वाला कोई नहीं है, तो इसलिए इनके घर के दरवाजे पर भी कोई नहीं आ रहा है और ना ही दरवाजे को खटखटाता है। और इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। परदेश के अनुभव को कवित्री ने बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। और इसका नेक्स्ट इस तरह से लिखेंगे कि इसमें जो चित्रण किया गया है उसके भाव एकदम सजीव लगते हैं। इसके पश्चात द्वितीय पद है, लगता है एक पूरा का पूरा शब्द समूह खो गया है, हवा गूंगी हो गई है, आकाश बहरा हो गया है, दीवारें कुछ और ठोस हो गई हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, छत से लटकता अकेला बल्ब आंखें मिचमिचाता मेरे होने और ना होने पर एक जलता हुआ प्रश्न चिन्ह लगाता है, आँख में ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया है। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ और प्रसंग हमने जैसा आपको लिखवाया है आप उसको वैसे ही लिखेंगे। हमने इसे पूर्ववत दिया है, लेकिन जब आप नोट करेंगे तो उसको इस तरह से नोट नहीं करेंगे। आप उसको एग्ज़ाम में लिखना हो तो संदर्भ और प्रसंग पूरा आप वैसे ही इसमें लिखेंगे। और व्याख्या में इस तरह से लिखेंगे कि कवित्री जो है विदेश में है, तो उस समय प्रवासी उनको कहा गया है, तो उनका अनुभव ऐसा उनको होता है कि चारों ओर सूनापन बिखर गया है और ऐसा लगता है मानो सारा शब्द समूह कहीं खो गया है। हवा में किसी भी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति या हलचल नहीं है और यही हाल आकाश का है कि मानो वह कुछ सुन भी नहीं रहा है और उसे समझ भी नहीं आ पा रहा है। दीवारों की कठोरता बढ़ गई है और खिड़कियों से किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं हो पा रही है। इस प्रकार मेरे अस्तित्व का नकारात्मक और नकारापन जलता भुनता हुआ एकमात्र एक प्रश्न चिन्ह के समान बस वही एक बल्ब है, और इसी विडंबना से दुखी होकर मेरे आँखों का आंसू ना ही बंद हो रहा है और ना ही वो बह पा रहे हैं। वह पलकों पर आकर लटक गया है और छत से लटकता हुआ एक अकेला बल्ब मेरे होने या मेरे ना होने पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें कवित्री ने बहुत ही खूबसूरती से अपना पूरा वर्णन दिया है कि विदेश में वो इतनी ज़्यादा अकेली हो गई हैं, उन्हें इतना अकेलापन लग रहा और सूनापन लग रहा है कि
उनके आसपास पूरी तरफ से सन्नाटा है और छत पर एक बल्ब जो लटक रहा है, बस उसी को एक संकेत माना जा सकता है कि उससे एहसास हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ नहीं हूँ। ऐसा कोई मान नहीं सकता है, क्योंकि एक अकेला बल्ब जल रहा है, यानी मेरे होने या ना होने का वो संकेत दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ। और एक प्रश्न चिन्ह की तरह उनकी आँखों में आंसू जो लगातार बह रहे हैं, तो आँखों से आंसू बहते हुए भी वो ना पूरी तरह से बह पा रहे हैं और ना ही आँखों में रुक पा रहे हैं। आँखों की पलकों पर आकर एक आंसू इस तरह से ठहर गया है और वही आंसू पलकों पर लटक गया है, ना तो वह गिर रहा है और ना ही वह सूख रहा है। ये बहुत ही खूबसूरती से भावनात्मक रूप से इन्होंने परदेश में रहने का अनुभव इस कविता में व्यक्त किया है। विशेष इस तरह से लिखेंगे, बिंब और प्रतीक यथा स्थान है, यानी इसमें जो इन्होंने संकेत दिए हैं बल्ब का और आंसू का, जहाँ पर उपमा अलंकार में इस्तेमाल किया गया है, तो ये वैसे के वैसे ही इन्होंने इस्तेमाल किए हैं जिस तरह से सजीव चित्रण, यानी किसी व्यक्ति के साथ सच में इस तरह से अनुभव होता है। और करुण रस का इसमें संचार किया है, मतलब बहुत ही दुखी होकर के उन्होंने इस कविता को जिस तरह से लिखा है। इसके पश्चात तीसरा पद है, अंगीठी में जलते हुए लाल अंगारों से पूछती हूँ, कहीं से भी तो जला हुआ कोयला नहीं जिसकी राख में एक नन्ही सी सुर्ख चिंगारी तिड़कने का खामोशी से इंतज़ार कर रही है। स्टूडेंट्स, इसमें भी संदर्भ और प्रसंग पहले पद के अनुसार ही लिखेंगे। इसके पश्चात व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने यह कहने का प्रयास किया है कि अंगीठी जल रही है, और अपनी बात आगे कहते हुए वो इस तरह से व्याख्या करती है कि परंतु वहाँ तो उस जलती हुई अंगीठी के सिवाय और कोई नहीं है, और उसमें भी जलते हुए लाल अंगारों से वे पूछती है कि कहीं मैं भी तो जलता हुआ कोयला नहीं हूँ जिसकी मैं बुझी हुई राख हूँ, और राख में एक बहुत ही छोटी सी लाल चिंगारी के चिटचिटाने की चुप्पी के समान प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कहीं से भी एक थोड़ा सा भी अगर हवा का झोंका आए जिससे कि चिंगारी जो है अच्छी तरह से धधकती आग के रूप में वो बन जाए। यहाँ पर कवित्री ने इसके माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि अगर कोई छोटा सा भी उनको एक अनुभव मिलता है या किसी तरह का कोई व्यक्ति आ जाता है जिससे वे अपने मन की बात कह सकती हैं, तो इस तरह से उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना उनका आ जाए तो जिसको पकड़ के वो एकदम से वो रो पड़ेंगी और अपने मन की जो व्यथा है वो अच्छी तरह से कह पाएंगी, और जो अकेलापन उनको महसूस हो रहा है, जिस दुख में वो बैठकर जल रही है अकेलेपन के, वो उनका कोई अपना आ जाए जिससे वो अपनी पूरी व्यथा कह करके और अपने मन की पूरी भी जो है सारी परेशानियां तकलीफ़ें उससे कह करके अपने मन को सांत्वना दे सकें। इन्होंने चिंगारी के रूप में अपने आप को वहाँ पर व्यक्त किया है। और काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, प्रवासी अनुभव के दुखद पक्ष को चित्रित किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विदेश में जो अकेलापन इनको लग रहा है, उस अकेलेपन का इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। शब्द चयन प्रभावशाली है। जो कविता लिखी गई है उसमें जो शब्दों का चयन किया गया है, बहुत ही खूबसूरती से इन शब्दों का चयन करके एक कविता की माला में इन्होंने पिरोया है। इसके पश्चात दूसरी कविता है और जिसका शीर्षक है तुम्हारी विरासत। इसमें इन्होंने इस तरह से लिखा है, बची हुई ज़िंदगी का एक टुकड़ा है मेरे पास, इसे मैं अंधेरे से छीन कर लाई हूँ। देर तो हो गई है, सन्नाटा कितना ही भयानक हो, उसमें भटकते स्मृतियों के पदचाप अपनी आहट से हमें जगा देते हैं। इसमें फूटेंगी सुबह की किरणें मुस्कुराती कोपलों से। स्टूडेंट्स, इसमें संदर्भ इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित कवित्री उषा वर्मा के द्वारा लिखी गई कविता सन्नाटा के द्वितीय पद तुम्हारी विरासत से हैं। और इसमें प्रसंग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने निराशा में भी आशा की ज्योति जलाने का
भाव व्यक्त किया है और इसी अनुभव को व्यक्त करते हुए इन्होंने इस तरह से लिखा है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने यह कहने का प्रयास किया है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, केवल जिंदगी का एक टुकड़ा ही बचा हुआ है। इस अभावमयी जिंदगी के अंधेरे में और इसी अंधेरे से इसे मैं छीन करके ले तो आई हूँ, मगर कुछ देर भी हो गई है। कवित्री का पुनः कहना है कि सन्नाटा यहाँ चाहे कितना भी डरावना हो, उसे इधर उधर मंडराते हुए बीती यादों के स्वर हमें सचेत कर देते हैं। यानी जो उनके साथ अनुभव उन्हें मिले हैं, जो पुरानी यादें हैं, उनके जो अच्छी तरह से उनके समय जो व्यतीत हुआ है, तो उन यादों के जो स्वर हैं उन्हें याद आते हैं और वे उन्हें अवेयर कर देते हैं, जागरूक कर देते हैं कि इसमें ही सुबह की नई किरणें फूटेंगी। यानी कितना ही आप अकेलापन और कितने ही निराशा के समय से आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये भी निश्चित है कि इस निराशा से आशा की ओर आप ज़रूर बढ़ेंगे और इस अंधकार में से सुबह के सूरज की तरह नई किरणें ज़रूर निकलेंगी और ये किरणें बुझी हुई ज़िंदगी रूपी कोपलों से मुस्कुराती हुई कोपलों के समान एक बहुत खुशी भरी ज़िंदगी अवश्य होगी। इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। भाषा जो है लाक्षणिक है और इसमें शैली बहुत ही चित्रमयी दी है, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने शब्दों का चयन करके इसको लिखा है।